क्या हाल चाल है सबका। क्या आनंद, आने में ठंड नहीं लगी है सुबह 6:30 में? गेट पे खड़ा होके आता है ट्रेन में। आवाज हो गया। आवाज मत करो। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास की पहली क्लास है आज। और इतिहास में मैं हमेशा शुरू करता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री ही। उसके बाद तब मध्यकालीन और फिर लास्ट में प्राचीन में पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि मॉडर्न थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता भी है पढ़ने में भी थोड़ा। और प्राचीन शुरू करने में पता चला कि क्लास में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया बच्चों का। नहीं तो ये अंग्रेज़ों के इतिहास को जानने में बड़ी रुचि रहती है बच्चों की, कि अंग्रेज आए और भारत के साथ क्या क्या किया और कैसे हमारी स्वतंत्रता संग्राम चली, और कौन कौन से वो हीरोज थे, कौन कौन से वो महापुरुष थे जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है। तो एक एक पक्षों को हम देखते चलेंगे। लेकिन पहले तो हम यह सोचे कि भाई इतिहास हम जब पढ़ रहे हैं तो क्या इतिहास में हम ये जो बांट के रखे हुए हैं कि ये प्राचीन है, ये मध्यकालीन है और ये आधुनिक है, क्या ये जो इतिहास का जो ये हमने एक बंटवारा किया है अलग अलग समयों में, क्या इतिहास ने खुद, क्या समय ने खुद से ये करने को कहा या हमने खुद अपनी सुविधा के लिए कर दिया? क्योंकि इतिहास एक निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, जो हमेशा जो है समय के साथ बदलती जाती है ना। तो हमने अपनी पढ़ाई की सुविधा के लिए बांट रखा ना इसको। इतिहास का विभाजन हमने अपनी सुविधा के लिए बांटा हुआ है। कुछ बदलते हुए ट्रेंड्स को देखते हुए हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये जो है यहाँ से प्राचीन होगा, फिर वहाँ से कुछ ट्रेंड्स बदल रहा होगा, कुछ लक्षणें बदल रही होंगी, समाज बदल रहा होगा, चीज़ें बदल रही होंगी, तो हमने कह दिया कि हाँ यहाँ से मध्यकालीन का समय शुरू होता है। और फिर जब आधुनिक का समय आया होगा तो अब इस विश्व में अलग अलग हिस्सों में आधुनिक काल अलग अलग समय में आया है। यूरोप का आधुनिक काल का समय कुछ और है, भारत का आधुनिक काल का कुछ समय कुछ और है। सारे विश्व का एक जैसा आधुनिक काल नहीं है, एक समय से आधुनिक काल नहीं शुरू होता है ना। तो हम अपने आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो अपने मॉडर्न हिस्ट्री को हम कहाँ से माने? कई इतिहासकार जो किताब लिखते हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल जो है हमारा स्वतंत्रता संघर्ष, उसको आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानते हैं। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जब से अंग्रेजों ने भारत पे कंट्रोल करना शुरू किया, 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई, तब से जो है भारत में एक नया दौर शुरू हुआ, और तब से माना जाना चाहिए हमारा आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि नहीं, जब यूरोपियंस का आगमन हुआ हमारे यहाँ, तब से ही मान लेना चाहिए हमें आधुनिक इतिहास। लेकिन जिस समय यूरोपियंस का आगमन हो रहा है भारत में, उस वक्त देखेंगे भारत में मुगल काल भी नहीं आया है, और मुगल तो हम मध्यकाल में पढ़ते हैं। नहीं, उस समय तो बाबर छोटा सा बालक है, समरकंद की लड़ाई लड़ रहा है ना। तो उस समय, अब ये तो दोनों समय टकरा रहा है। यूरोपियंस का आगमन जिस काल में हो रहा है उस काल में मुगल्स भी भारत नहीं आ रहे, और मुगल का समय जो है हम मध्यकाल में पढ़ते हैं, और यूरोपियंस का आगमन जो है हम आधुनिक काल में पढ़ने पढ़ने को बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन यह मानना आवश्यक है कि यूरोपियंस के आगमन के साथ ही भारत में लक्षण बदलनी शुरू हो गई थी, चीजें बदलनी शुरू हो गई थी। उनकी इंटेंशन से क्लियर हो गया था कि भारत में आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। भले ही उस लक्षण को दिखने में सैकड़ों साल लग गए, लेकिन वो शुरुआत उनके आने के साथ ही हो गई थी। ठीक है ना।
और हम अपनी पढ़ाई की सुविधा की दृष्टि से भी देखें तो हम यूरोपियंस के आगमन से ही आधुनिक काल पढ़े हैं, तो हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा है। हमें तो अंग्रेजों के इतिहास को समझने के लिए कि अंग्रेजों ने भारत में कैसे अपने आप को स्थापित किया, उनकी शुरुआत की चीजों को, बैकग्राउंड को तो समझना पड़ेगा कि वो इंडिया में कैसे आते हैं, कैसे अपनी विस्तार करते हैं, क्या उनकी नीतियां रही हैं क्या। और यदि अंग्रेजों के आने की हम कहानी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों के आने की बात पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों के पहले भी कोई आया था क्या, कोई यूरोप से आ रहा है, फिर उनके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा ना। सारा दौर तो कहानी तो हमें आधुनिक काल में अंग्रेजों की ही पढ़नी है, लेकिन उस अंग्रेजों के आने के पीछे की कहानियों को समझना, और अंग्रेज जब भारत आए उसके पहले भी क्या भारत में यूरोपियंस थे, वो कैसे भारत आते हैं। क्योंकि देख कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनके आने की प्रेरणा ही, उनके आने से ही प्रेरित होती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ से होने वाले मुनाफों से ही वो, उन मुनाफों से वो प्रभावित होते हैं कि देखो जी, पूर्वी देशों के साथ और खासतौर पे भारत के साथ व्यापार करने का कितना मुनाफा है। अंग्रेजों के आने के पहले जो कंपनीज रही हैं, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, उन्होंने अपने मुनाफे से इनको प्रभावित किया है। देखो जी, कितना बड़ा मुनाफा हम कमा सकते हैं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करके, ठीक है ना। आप सबको पता है कि भारत में दौर चला पुर्तगालियों से, पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली के बाद डच आता है, डच जो है, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के बाद डेनिश आते हैं, और डेनिश के बाद फ्रांस आता है। तो ये लंबा दौर रहा इनके आने का। 1498 से जो शुरू होता है, ये समय के साथ साथ जो है ये 1664 तक इनका दौर चालू रहता है आने का, अलग अलग समय में, है ना। तो ये अब प्रश्न ये है कि ये क्या ये पहले नहीं आते थे क्या। आते थे ना, प्रश्न भी हम ही, जवाब भी हम ही। तो आते थे, इनके आने का एक लंबा इतिहास रहा है। यूरोपियंस का भारत के साथ व्यापार कोई नई व्यापार नहीं थी। पूर्वी देशों के साथ इनका व्यापार जो है, क्रिश्चियन युग से पहले, सिकंदर के समय से भारत के साथ इनका व्यापारिक संबंध रहा है। सिकंदर के समय से भारत के साथ इनका व्यापारिक संबंध रहा है यूरोपियंस का। फिर ऐसा क्या खास था इनके आने में भाई, आने में ऐसा क्या खास था, इनके आने की खासियत यदि देखें तो उसको समझना पड़ेगा कि पहले के यूरोपियंस कैसे आते थे, और अब बाद में जो यूरोपियंस आज इनके इतिहास को हमें पढ़ना है, वो किस किस तरह से आते हैं, किन परिस्थितियों में आते हैं। मैंने पहले बताया कि यूरोपियंस का आगमन सिकंदर के समय से भारत में हो रहा है, लेकिन इनका जो आने का मार्ग था वो हमेशा से हलमार्ग रहा, बाई लैंड रूट, जिसमें थोड़ी बहुत जो है वो भूमिका होती थी समुद्र की, सागर की। इन अधिकतर मार्ग जो अपना तय करते थे, ये तय करते थे लैंड रूट के थ्रू, समुद्री माध्यम, जमीनी माध्यम के थ्रू। 3 रास्ते होते थे इनके आने के, 3 मार्ग होते थे। तो यदि देखा जाए तो ये आपका है लाल सागर, आपको हम क्या कहेंगे, ये लाल सागर मान लीजिए, कल से मैप निकाल के बताऊंगा मैं। ये आपकी हो गई फारस की खाड़ी। तो भारत से
इनका व्यापार हो रहा है वो समुद्र के होते हुए जाते थे, ये फारस की खाड़ी को क्रॉस करते थे और फिर ईरान को क्रॉस करते थे। ईरान के बाद ये इराक को क्रॉस करते थे। इराक के बाद ये सीरिया को क्रॉस करते थे। ठीक है, फिर थोड़ी बहुत इनको समुद्री यात्रा करनी होती थी और फिर सीधे ये इंटर कर जाते थे सीरिया के बाद तुर्की को क्रॉस करते थे। तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता था और फिर थोड़ी बहुत समुद्री यात्रा करके सीधे किधर घुस जाते थे, ये यूरोप में। और यूरोप के व्यापार पे हमेशा से इटली व्यापारियों का कंट्रोल रहा है। इटली व्यापारियों का कंट्रोल रहा है। वेनिस और जेनेवा का कंट्रोल रहा है। किसका? वेनिस और जेनेवा का कंट्रोल रहा है। 12वीं शताब्दी के बाद से ही पूर्वी देशों के साथ के व्यापार पर हमेशा किसका कंट्रोल रहा? इटली व्यापारियों का कंट्रोल रहा। क्योंकि 7वीं सदी के बाद जो रोमन एम्पायर है वो डिक्लाइनेशन की तरफ जा रही है। मैंने बताया जैसे जैसे मध्यकाल में जो दूसरे वाले बैच में क्लासेस चल रही हैं उसमें कुछ बच्चों ने देखा होगा, आप लोगों में, आप लोग तो सब देख रहे हैं कि वहाँ पे इस्लाम का जो उदय हुआ और इस्लाम के उदय के पश्चात प्रसार स्टार्ट हुआ इस्लाम का बहुत तेजी से, और इसकी कीमत चुकानी पड़ी रोमन एम्पायर को, क्रिश्चियन वर्ल्ड को। सैकड़ों धर्म युद्ध लड़े गए क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के बीच में, और बहुत तेजी से क्रिश्चियनिटी पीछे हटती गई और मुस्लिमों का जो है एक्सपेंशन होता चला गया। और देखते ही देखते जिन इलाकों पे पहले क्रिश्चियंस के कंट्रोल हुआ करते थे वहां पे किसके कंट्रोल हो गए? मुस्लिम्स के कंट्रोल हो गए। चाहे वो पर्सिया का इलाका हो, चाहे वो मिस्र तक का इलाका हो, ये पूरा इलाके पे किसका कंट्रोल हो गया? मुस्लिम्स का कंट्रोल हो गया। यूरोप के व्यापार पे किसका कंट्रोल है? इटली का। और एशिया के व्यापार पे कंट्रोल है अरबों का, अरब मुस्लिम्स का। क्लियर है? यूरोप के व्यापार पे कंट्रोल है इटली का और एशिया के व्यापार पे कंट्रोल है अरब मुस्लिम्स का। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो एक तो ये आ रहे हैं फारस की खाड़ी होते हुए ईरान, इराक, सीरिया क्रॉस करते हुए, तुर्की क्रॉस करते हुए, समुद्री यात्रा करते हुए सीधे इंटर कर रहे हैं कहां पे? यूरोप में। वेनिस जा रहे हैं ये। और फिर वेनिस में सारे गुड्स कलेक्ट होते थे और जो है और वहां से पूरे यूरोप में उसको भेजा जाता था, वहां से सप्लाई की जाती थी। सप्लाई चेन का सेंटर कहाँ था? सप्लाई का सेंटर कहाँ था? वेनिस और जिनेवा। यहाँ पे हेनरी बाजार है ना, हेनरी मार्केट, क्या है? मंडी है। और यहाँ से पूरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई होती है चीज़ें। जितने डिस्ट्रिक्ट के व्यापारी हैं सब यहीं से आके खरीदते हैं कि नहीं? हेनरी बाजार से। सब उसका नाम खराब कर दिया है, सब हिंदरी बाजार करता है। वैसे यहाँ पे जॉन पूल था ना, जॉन ब्रिज, उसको जॉन पूल को जॉन करते करते जान पूल कर दिया। अंग्रेज के नाम पे ना जॉन पूल, जॉन ब्रिज था ये। अब पूरे इलाका ही जानपुल के नाम से जानता है, जानपुल। अगर अब जानपुल रहा नहीं, जौनपुल टूट गया, तोड़ के अब उस पर नया ब्रिज बना दिया गया है, लेकिन वो पहले अंग्रेजी के नाम से था। उधर हेनरी बाजार था, उसको हिंदरी बाजार ना, कुछ लोग हिंदरी बाजार भी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे जिले में खासतौर पे आपको अंग्रेजों का प्रभाव दिख जाएगा। जाइए कलेक्ट्रेट या कचहरी, सिविल कोर्ट, जितना कंस्ट्रक्शन है वो सब अंग्रेजों का बनवाया हुआ है, इतना सुंदर तरीके से डिजाइन। मैं बोलता हूँ कि पूरे बिहार में पटना के बाद यदि सबसे सुंदर कलेक्ट्रेट अगर कहीं है तो हाँ, इतना सुंदर तरीके से यहाँ पे कलेक्ट्रेट को बनाया गया है। और इवन मैंने इतने सारे जिलों में मतलब जिलों में और दूसरे शहरों में भी मैं गया हूँ, दूसरे स्टेट्स के शहरों में भी। भाई इतना, एक तो सबसे हटके इसका स्ट्रक्चर है, दूसरा ये है कि बहुत पैटर्न में सजाया गया है। एक ही जगह आपका कलेक्ट्रेट, उसी के बगल में कचहरी, उसी के बगल में सारी सरकारी ऑफिसेज। ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता किसी डिस्ट्रिक्ट में जनरली। यहाँ पे अंग्रेजों का इतिहास रहा है वहां पे देखने को मिलेगा आपको। यहीं भी चले जाओ बेतिया,
तो कलेक्ट्रेट कहीं और है, कुछ कहीं और है। यहाँ पे सदर अस्पताल भी देखो तो वहां पे तो 1970s के बाद ही ना सब बना है। तो जहाँ पे अंग्रेजों का प्रभाव रहा है वहां दिखता है। यहीं चांदमारी चले जाइए तो चांदमारी हम लोग का क्या था, शूटिंग रेंज हुआ करता था अंग्रेजों का। अभी देखिए चांदमारी पूरा बसा हुआ है, पूरा मोहल्ला। यहाँ पे अंग्रेज शूट कर, घोड़ा दौड़ाने आते थे, पोलो खेलने आते थे, शूटिंग रेंज बना के रखे हुए थे इसको। बाद में आज़ादी के बाद शमशान घाट बन गया था। तो एक तो आपने फारस की खाड़ी होते हुए, तो होता क्या था, तो भाई इंडिया से अभी डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन यूरोपियंस का इंडिया के साथ नहीं होता था। बीच में मिडिलमैन कौन था, अरब अरब मुस्लिम्स जो थे वो इंडिया से सप्लाई खरीदते थे और वहां से फिर वो अपने पास लेके जाते थे। और ये यूरोपियंस आकर के मिडिलमैन से, जो मिडिलमैन का काम कर रहा है, मीडिएट है ना, मध्यस्थता का काम कर रहा है, जो बिचौलिया का काम कर रहा है, अरब ट्रेडर्स, वहां से अब ये खरीद के ले आते थे अपने पास। तो इस तरह से दाम महंगा लगता था ना। अब आप हम खरीद के कहीं से ले आए तो उस पर अपना हम प्रॉफिट रखेंगे और फिर तब वहां के उसके बाद अपने प्रॉफिट के बाद उसके ऊपर उसको बेचेंगे। और कोई जाके डायरेक्ट कंपनी से खरीद के लाए उसको तो सस्ता पड़ेगा क्या। दूसरा दूसरा रूट जो था, ट्रेड रूट, वो था लाल सागर होते हुए। ये मिस्र के सिकंदरिया में अलेक्जेंडर, सिकंदरिया में, सिकंदरिया जगह है, मिस्र के सिकंदरिया में ये लोग आते थे क्योंकि उस समय स्वेज नहर बना नहीं था, है ना, स्वेज कनाल नहीं बना था। तो ये लोग सिकंदरिया में आते थे और फिर यहां से जो है ये मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए ये लोग जाते थे कहां पे। और एक और तीसरा रास्ता था, वो था जो ये उत्तर पश्चिम का जो दर्रा है, हिंदू कुश रेंज, है ना, हाँ वही सिल्क रूट जो है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम के दर्रों से होते हुए और सेंट्रल एशिया होते हुए, रूस होते हुए, बाल्टिक सागर क्रॉस करके, और तब ये जाते थे यूरोप। तो ये रास्ता जनरली यूज में ज्यादा नहीं आता था क्योंकि ये बहुत टफ टेरेन है इसका। आने जाने की इतनी ज्यादा वहां पे सुविधाएं नहीं, आज के समय की तरह रोड्स जो है वो बहुत नहीं बने हुए थे वहां पे, है ना, आना जाना बहुत मुश्किल था। तो मैक्सिमम जो ट्रेड होता था वो फारस की खाड़ी से होते हुए या रेड सी होते हुए, रेड सी से भी बहुत ज्यादा नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे धुंध की समस्याएं थी। क्या कर रहे हो, मैं सामने ही बैठ के मोबाइल चलाए जा रहे हो तुम। हाँ तो बाद में कर सकते हो ना, मोबाइल बंद करो पहले, नहीं तो उसके बाद से क्लास में सबका मोबाइल जब्त करवा देंगे हम, ठीक है ना। तो ये बहुत सदियों से भारत के साथ इनका ऐसे ही व्यापार हो रहा है इन तीन रूट्स के थ्रू। लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी भाई, क्यों इनको आना पड़ा एक नए, मैंने बोला कि इनके आने में क्या ऐसी अलग है, पुर्तगालियों के आने में और डच के आने में, अंग्रेजों के आने में क्या ऐसा अलग है। पहले भी तो यूरोपियंस आ रहे हैं ना किसी ना किसी मीडियम से, तो इनका ऐसा क्या अलग है, देखेंगे, उसी के ऊपर विचार करेंगे। कहीं इस पे होने वाली घटनाओं का संबंध कहीं दूसरी जगह होने वाली घटनाओं से होता है। यहां पे चीजें जो घट रही होती हैं उसका संबंध कहीं दूसरी जगह हुए घटना से होता है। हमेशा एक घटना का दूसरी घटना के साथ हमेशा लिंक रहता है, ठीक है ना। तो यूरोप में घटने वाली घटनाओं ने भारत के लिए एक नए रूट को खोजने के लिए इनको इनकरेज किया, ठीक है। इनके आने की सबसे खासियत ये रही कि जहां हमेशा से व्यापार होता रहा है तीन रूट्स के थ्रू, एक फारस की खाड़ी होते हुए, एक लाल सागर होते हुए और एक उत्तर पश्चिम के दर्रों से होते हुए, वहीं अभी जो मार्ग खोजी जाएगी वो पहली बार जल मार्ग खोजे जाने के प्रयास होंगे। कैसे, समुद्र को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे इंडिया,
ओशन को क्रॉस करके हम इंडिया पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहले क्यों नहीं खोजी गई, ये उसी वक्त क्यों खोजा गया? तो कुछ ना कुछ तो रीजंस रहे होंगे कि पहले क्यों नहीं खोजी जा सकी। क्यों पहले के यूरोपियंस ने ट्राई नहीं किया कि हाँ हम जो है वाटरवेज के थ्रू जाएंगे, हम लैंड रूट के थ्रू नहीं जाएंगे, हम मुस्लिम्स जो जिस एरिया पे कंट्रोल करके बैठे हैं उस एरिया को हम नहीं क्रॉस करेंगे, हम अपना रूट खुद बनाएंगे। क्यों ये सदियों से जिन रूट्स पे अरब मुस्लिम्स का कंट्रोल हो चुका था, उसके बावजूद भी इंटरमीडियरी के तौर पे अरब मुस्लिम्स काम कर रहे हैं और इनसे ज़्यादा वसूली भी कर रहे हैं और इनको मजबूरी में उनसे माल खरीदना भी पड़ रहा है। नया रूट खोज लेते हैं ना, परिस्थितियां बनी, कंडीशंस अप्लाइड हुए वहां पे यूरोप में, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसने इनको इनकरेज किया, इनको एक तरह से प्रेरित किया कि हाँ आप एक नई रूट को खोजे। कौन सी वो कंडीशंस थी उसके ऊपर अगर हम विचार कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे जो है वो इंडिया पहुंचते हैं एक नई वाटरवेज के थ्रू, और इसके पीछे की संघर्ष, इसके पीछे की स्ट्रगल। क्योंकि जो ये पानी के रास्ते जो ये इंडिया आते हैं, ये कोई एक दिन में नहीं आते, एक दिन की कहानी नहीं, एक दिन में कोई ये कहानी नहीं बनी। एक सफलता के पीछे हजार संघर्ष छुपे होते हैं। लोगों को हजार संघर्ष नहीं दिखता, बस एक सफलता दिखती है। वास्को डी गामा भारत आया, ये सबको पता है और बहुत आसानी से हम लोग रट लेते हैं। इन वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के पीछे क्या कहानियां छुपी हुई हैं, कितनी स्ट्रगल्स छुपी हुई हैं, ये समझना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन जैसे राष्ट्र नवीन राष्ट्र थे, इनका उदय एक नए राष्ट्र के तौर पे हुआ था। ये कभी रोमन एम्पायर के हिस्सा हुआ करते थे और हमेशा से यूरोप के व्यापार पर इटली व्यापारियों का अधिकार रहा है। बाकी देश के व्यापारी भी चाहते हैं उस मुनाफे के हिस्सेदार बनना जिसमें पुर्तगाल और स्पेन भी है। इनकी अपनी लालच है कि भाई सिर्फ सारा जो है मलाई क्यों सिर्फ इटली वाले खा रहे हैं, हमें भी चाहिए उसमें हक। आप समझ रहे हैं ना? चलिए उन चीजों पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशंस बनी, कौन से वो रीजंस थे जिसने भारत आने के लिए एक नए वाटरवेज के थ्रू, एक नए ट्रेड रूट के थ्रू भारत आने के लिए इनको मजबूर किया, इनको इनकरेज किया। तो चलिए अब उन कंडीशंस के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे कि इंडिया आने के पीछे की कहानी। अब देखो जी, मैंने पहले भी बताया कि यूरोप का जो मॉडर्न पीरियड है, जो आधुनिक काल है, और हमारा आधुनिक काल, दोनों के बीच अंतर है। ठीक है, यूरोप का मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न एज स्टार्ट हो गया था पुनर्जागरण के साथ 15वीं सदी में। 15वीं सदी में, 15th सेंचुरी में यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हुआ। पुनर्जागरण का क्या मतलब हुआ? पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण कुछ तो पढ़े होंगे आप लोग। पुनर्जागरण फिर से जाग जाना, इंग्लिश में इसको रेनेसा कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप मुझे टोक देंगे। रेनेसा कहते हैं। ठीक है, तो ये रेनेसा हुआ या जो पुनर्जागरण हुआ, इसमें समाज पे क्या फर्क पड़ा इसको देखने की आवश्यकता है। नींद आ रही है तुम्हें? ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे कर रही हो, झूल रही हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो पुनर्जागरण का मतलब ये हुआ कि समाज फिर से, पुनर्जागरण का सीधे एक सामान्य मतलब देखेंगे तो फिर से जाग जाना। पुनर्जागरण, पुनः जागना।
इसका मतलब समाज, इसका मतलब सोए हुए थे, और सोए हुए थे इसका मतलब कभी तो जगे होंगे तब सोए होंगे क्या? नहीं, तो पुनः जागना, राष्ट्र समाज पुनः जाग गया, इसका मतलब ये है कि ये सोया हुआ था। सोया इन द सेंस, इसको रियल सेंस में सोया हुआ मत लीजिए, है ना। समाज का सोया होने का मतलब समझा रहे हैं अभी क्या है। और उसका मतलब कि ये जागा हुआ था, है ना। समाज सोया हुआ था, इसका मतलब ये है, हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की। समाज सोया हुआ था, ये हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की। और समाज जगा हुआ था, ये हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल की। और फिर से हम आ गए आधुनिक काल में, फिर से समाज जग गया। मध्यकाल में ऐसा क्या हुआ था कि सोया हुआ था समाज? समाज का नजरिया, समाज के जो देखने के जो तरीके थे, उसके ऊपर धर्म का पर्दा पड़ा हुआ था। हर एक चीजों को धर्म के आईने से देखने की कोशिश की जाती थी। लॉजिक, तर्क, साइंस, विज्ञान, ये सब गौण हो गया था, सेकेंडरी चीज हो गई थी। बिजली कड़क रहा है, हमारे समाज में भी तो यही था ना मध्यकाल में। इंद्र भगवान गुस्सा गए हैं, लग रहा है वज्रासन चला दिए हैं, है ना। युद्ध हो रहा है कि बिजली कड़क रहा है, बारिश नहीं हुआ तो इंद्र भगवान नाराज हो गए हैं। फिर हम लोग खेत में बैठ के मेढक और मेढकी का ब्याह कराते हैं। हाँ, बहुत जगह बारिश नहीं होती है, मेढक और मेढकी पकड़ के ब्याह कराया जाता है। एक दिन, अब ये तो हम नहीं बताएंगे कि पहचानता कैसे है, ठीक है। मतलब ये हमारा आज के समय में भी देखो तो, अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या करते हैं हम? रुक जाते हैं, कोई दूसरा क्रॉस कर जाए उसका जो है, तब हम क्रॉस करेंगे। घर से बाहर जब एग्जाम देने जाते हैं तो मम्मी जो है दही चीनी खिला के भेजती है कि जा बेटा, पानी रख देती है उसमें फूल वूल रख के कि इसको देख के जाओ, यात्रा अच्छा होगा तुम्हारा। नहीं, कोई लॉजिक है इसका? नहीं लॉजिक है, नहीं है लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है। मंगलवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। वो तो कहीं नहीं मिला किसी बुक में लिखा हुआ, वेद ग्रंथ में। अब मानव द्वारा लिखा गया, अब हम कोई, अब कल हो के तथाकथित साधु बन जाए, एक तथाकथित धाम की तरह, नहीं, और हम अनाउंस कर दे, हाँ, बागेश्वर धाम की तरह, तथाकथित साधु ही है ना वो। साधु संत का भाषा वैसे होता है क्या? तुमको नंगा कर दिया जाएगा। साधु के अंदर सौम्यता होनी चाहिए, दृढ़ता। एक होता है, एक उसके अंदर होता है, वो होता है बोलने के जो तरीकों में, तरीका उसका देख लीजिए, बोलने का जो तरीका है, लगता ही नहीं है कि साधु है वो। चूंकि वो आक्रामक हिंदुवादी बातें करता है तो लोग उसके फैन बने हुए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा समाज ही ऐसा है। हम तो मानसिक रूप से अभी भी मध्यकाल में हैं। दिखावे के तौर पे भले हम जो है अरमानी का सूट और गुच्ची का जूता और हाथ में आईफोन लेके घूम लें, लेकिन मानसिक तौर पे जाकर के बड़े बड़े आईएएस आईपीएस और मंत्री जाकर उसके पैर पे गिरते हैं। किस चीज का ज्ञान है? कौन सा साधना किया भाई? नहीं, लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि सब स्वीकार्य है भाई। बहुत हम अजीब से लोग हैं। खैर, तो हम यूरोप में भी लोग कोई अलग नहीं थे। यूरोप में भी लोग जो चीजों को देखते थे वो धर्म के आईने से ही देख रहे हैं। चर्च का बोलबाला है भाई,
पादरी वर्ग ने समाज के ऊपर कंट्रोल किया। इवन रोमन एम्पायर जो एक कॉन्फेडरेशन था, एक जो फेडरेशन के तौर पे काम कर रहा था, वो फेडरेशन का लूज रिलेशनशिप होता है। फिर कभी इस पे चलेंगे, फेडरेशन में पढ़ाएंगे कौन कि क्या होता है, उस पर बाद में चर्चा हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि रोमन एम्पायर में जो रूलर था ना, उसके ऊपर भी चर्च का प्रभाव था। एक तरह से हम ये कह लें कि सेंटर ऑफ पावर जो है वो दो हुआ करते थे, एक तो एम्परर खुद और दूसरा एक सेंटर ऑफ पावर चर्च था। और इवन एम्परर जो है, वो जो सम्राट है रोमन एम्पायर का, वो चर्च को नाराज नहीं कर सकता है। और ये चर्च जो पादरी वर्ग जो है, क्लर्गी जो क्लास है, क्लर्गी क्लास, वो सभी चीजों से परे है। वो टैक्स नहीं देता, वो हजारों हजार एकड़ पे उसका कब्जा है, उन पे उससे होने वाले आय को कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। क्लर्गी क्लास जो है, पादरी वर्ग ने पूरे समाज के ऊपर कंट्रोल बना लिया। जैसे हमारे यहाँ मध्यकाल में किसका कंट्रोल था? ब्राह्मणों का कंट्रोल था। हाँ? हिंदू समाज के ऊपर आज के समय में भी बहुत चीजें हैं जिसको बिना ब्राह्मण के बिना नहीं कर सकते। हर काम उस चीज में ब्राह्मण का ही पूछ होना होता है। और कहानी सुनाए थे ना बिल्ली वाला कहानी सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे? वो एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है चीजों को समझने के लिए। सेठाइन की के रसोईया में बिल्ली घुस गई, दूध पी लिया। तब तक सेठाइन देख लेती हैं बिल्ली को दूध पीते हुए, बस पीढ़ा उठा के मार देती हैं। बिल्ली हो गई वहीं पे चित। अब बिल्ली हो गई चित, तो अब सेठाइन जो है छाती पीटने लगी कि बाप रे बाप, हत्या का पाप लग गया। सेठ जी दौड़े दौड़े आए, क्या हो गया क्या हो गया? अरे हत्या का पाप लग गया, बिल्ली को मार दिए। बुलाओ पंडित जी को, बुलाओ पुरोहित जी को, बुला पुरोहित जी आए। बोले कि वो मौका है, हाँ इसका तो जाप करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, इसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। सारा विधि लिखिए, किताब कॉपी आया, उस पर सब जो है लिखाया क्या क्या आना है। बोले कि बिल्ली जितने केजी की थी ना, उतने केजी का सोना का एक प्रतिमा बनेगा बिल्ली का, ठीक है। अभी यही सब हो ही रहा था, हुआ कि बिल्ली को उठा के ले चला जाए अब दफनाने उफनाने। अब बिल्ली के नजदीक गया दो आदमी उसको उठाने, तब तक बिल्ली जो है दे ऐसे ऐसे झाड़ी, फरार। इधर पंडित जी अपना छाती पीट के रह गए कि रे भाई, सोना के प्रतिमा तो हाथ से गोइल, ठीक है। तो ये अभी हम लोग बचपन में ये कहानी पढ़े हुए थे। तो अब इसका मतलब, अब मध्यकाल में चीजों को धर्म के आईने से देखा जा रहा है, धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। कोपरनिकस ने कहा बहुत सदियों पहले, बोला कि भाई साहब, सेंटर में है सूर्य, चारों तरफ चक्कर लगाता है ग्रह, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। बोला इसको मुंह बंद करो भाई, ये तो धर्म विद्रोही है, धर्मद्रोही है, ये क्या बात कर दिया? नहीं, लॉजिक की बात आप नहीं कर सकते हैं। लॉजिक की बात करेंगे तब तो आप धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ठीक है। साइंस की बात नहीं कर सकते आप। लेकिन प्राचीन काल में, वही जो यूरोप का प्राचीन काल रहा, यूरोप का प्राचीन काल हम जनरली यूनान के काल से समझते हैं, जो एथेंस स्पार्टा का जो समय रहा है उससे समझते हैं। और आपको पता होगा कि उस समय कितने महान महान, आज भी हम अरस्तु को कहते हैं किस चीज के पिता? बायोलॉजी के, जियोलॉजी, जियोलॉजी के, जीव विज्ञान के पिता कहते हैं अरस्तु। सोचिए कब हुए? 5वीं ईसा पूर्व, 5वीं कर 500 ईसा पूर्व पहले। सोचिए कि उस समय के एक इंसान को आज भी हम क्या मानते हैं? जीव विज्ञान का पिता। कितना जागृत समाज होगा। पाइथागोरस रूल आज तक पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस कब हुए? पढ़ते हैं ना पाइथागोरस रूल में, है कि भाई जो है ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, यही ना है जी।
है इसी पे। तो भाई साहब पाइथागोरस कब हुए? प्राचीन यूनान में, प्राचीन यूरोप के इतिहास में। आप किसी मध्यकाल के, यूरोप का मध्यकाल में कोई साइंटिफिक जो है खोज के बता दीजिए, या भारत के मध्यकाल में कोई खोज बता दीजिए ना। भारत के प्राचीन काल में भी पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको खोज, प्राचीन काल के इतिहास में, हमारे वेद पुराण ग्रंथों में मिलेगा हमारी नई नई खोजें जो आज के समय में साइंस में खोजी जाती है। वो कब लिख दी गई? हमारे यहां वैदिक काल में लिख दिया गया। जो आज हाइजेनबर्ग अपना जो है, हाइजेनबर्ग हो, आइंस्टीन हो, ये बड़े बड़े जो यूरोपियंस जो साइंटिस्ट हुए हैं, वो हमारा रेफरेंस लेते हैं हमारे वेद पुराणों का, ग्रंथों का। लेकिन इसमें हंसने की बात नहीं है। आप मध्यकाल में क्या किए? आप प्राचीन काल के वेद ग्रंथों के ऊपर गर्व करते हैं। लेकिन मध्यकाल में जिस समय ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा हिंदू समाज में, खैर ब्राह्मणों का वर्चस्व तो हमेशा से रहा, उत्तर वैदिक काल से ही ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया समाज पे। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ? ठीक है ना। तो भारत की बात बाद में करेंगे। अब तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे होते हैं सुकरात, यहाँ पे होते हैं प्लेटो, यहाँ पे होते हैं अरस्तु, यहाँ पे होते हैं पाइथागोरस, इतने इतने बड़े जो है पाइथागोरस, गलीलियो बहुत बाद में होंगे। क्लियर है? तो अब मध्यकाल, अभी भाई ये जो पुनर्जागरण आया कैसे, पुनर्जागरण आने के पीछे, और हम जानते हैं कि पुनर्जागरण का सेंटर कहां रहा? जहां इटली रहा। पुनर्जागरण का सेंटर कहां रहा? इटली रहा। कभी कभी मजाक करता है ये, ठीक है। तो पुनर्जागरण जो इटली व्यापारी जो कंट्रोल कर रहे हैं व्यापार के ऊपर, वही इटली पुनर्जागरण का सेंटर भी रहा। यहीं से रेनेसां की शुरुआत होती है। इसके पीछे की रीजन्स को भी समझिएगा तो आराम से समझ जाइएगा। इटली के व्यापारी अरब साइड्स आते जाते रहते हैं अपने माल की सप्लाई के लिए, अपनी गुड्स के लिए। आपको मैं बता दूं कि जिस समय मुस्लिम्स का एक्सपेंशन हो रहा था, मुस्लिम्स एक रिलीजन के तौर पे डेवलप हो रहे थे, उस समय मुस्लिम्स बहुत लिबरल थे, बहुत उदारवादी थे ना, धार्मिक रूप से जो है वो लिबरल है। जिस समय यूरोप में और जिस समय इंडिया में मध्यकाल का समय चल रहा है, हम चीजों को धर्म के आईने से सिर्फ देख रहे हैं, धर्म की चश्मे से देख रहे हैं। उस समय मुस्लिम्स जब एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को, तो अपना धर्म तो एक्सपैंड कर ही रहे हैं, धर्म का विस्तार तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने साइंस और लॉजिक को भी बढ़ा रहे हैं। हारून अल रशीद एक बहुत बड़ा खलीफा हुआ मुगल मुस्लिम्स में, और हारून अल रशीद के समय में इतना ज्यादा सांस्कृतिक और विज्ञान की प्रगति हुई। कहां से विज्ञान और प्रगति? पता चला कि भाई साहब ये लोग तो इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़ के और यूरोपियन से स्क्रिप्चर पढ़ के भारत की वेद ग्रंथों को ये पढ़ रहे हैं। यूरोप की जो ग्रंथ हैं, वहां की जो प्राचीन काल में लिखी गई जो बुक्स हैं, उनको पढ़ रहे हैं ये सब, और वहां से अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। ये इटली वाले जा रहे हैं, आ रहे हैं, पता चल रहा है कि भाई इनमें इतना कैसे विस्तार हो रहा है, किन चीजों को लेकर के एक्सपेंशन हो रही है इनकी, ये इतना साइंटिफिकली कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, साइंटिफिकली कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। फिर इसके जब रूट को खोजा गया तो पता चला कि जो ये जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, ये जिस चीज को पढ़ रहे हैं, वो तो हमारा ही स्क्रिप्चर्स है, और हम ही ने उसको साइडलाइन कर दिया। ठीक है। इटली में सबसे पहले रेनेसां की शुरुआत होगी, समाज जगना शुरू होगा, साइंस और लॉजिक की बातें शुरू होंगी। और यहां से देखिएगा कि रेनेसां के बाद ही यूरोप में साइंटिस्ट आते हैं, और बहुत महान महान साइंटिस्ट। इसके बाद ही जो है आइजैक न्यूटन से लेके और बड़े बड़े जो है साइंस के
पुरोधा आएंगे यूरोप में। मध्यकाल में किसी को अगर होता भी है तो बोलने नहीं दिया जाता था ना। पादरी जो क्लर्गी वर्ग है, जो पादरी क्लास है, जो चर्च है, वो आपके जुबान पे आपको जला सूली पे लटका दिया जाएगा भाई साहब। आप साइंस की बात कर देते थे तो। ये तो रेनेसा हुआ यूरोप में, जिसके बाद से जो है वहां पे क्या हुआ, साइंस की बातें की जाने लगी, साइंटिफिक खोजें की जाने लगी, इन्वेंशंस नई नई हुई। ठीक है, समझ में बात आ रही है ये ना। सबसे बड़ा कॉज रहा भारत में आने के लिए। तो भारत हम कंडीशन, तो पहला तो कंडीशन क्या रहा, पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ, यूरोप में नए आविष्कार हुए, नए नए आविष्कार हुए। और आविष्कारों में सबसे बड़ा चीज था कि जो है शिप इंडस्ट्री जो था, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, उसमें बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, उसमें बहुत तेजी से डेवलपमेंट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि भाई साहब समुद्र में आने के लिए तो आपको बहुत मजबूत जहाजें चाहिए ना। मछली मारने तो जाना नहीं है ना, हजारों हजार किलोमीटर कवर करना है। तो आपको पता है कि समुद्र में जो है बर्फ के पहाड़ से लेकर के और समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी जहाजें तो बहुत ताकतवर होनी चाहिए, है ना। तो रेनेसा ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया, नेविगेशन एक्सप्लोरेशन, नेविगेशन को बढ़ाया। नेविगेशन कहते हैं नौ परिवहन। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, नौ परिवहन। एक बहुत बड़ी खोजी वो हुई कॉम्पास की। कॉम्पास समझ रहे हैं ना, दिशा सूचक यंत्र। समुद्र में तो रास्ता नहीं है कि गडकरी जी गए बोले कि हम इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में एनएच बनाएंगे, ऐसा होगा, नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो वहां पे रूट कौन दिखाएगा, कॉम्पास दिखाएगा, नॉर्थ साउथ। उससे पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना डिग्री नॉर्थ से, कितना डिग्री हम किस साइड में, कितना डिग्री साउथ से हैं। तो पता चल जाएगा ना कि हम चारों डायरेक्शन हमको पता रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहां से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ आने के लिए भाई साहब आपको कोलंबस के साथ तो यही घटना हो गया। कोलंबस साहब निकले इंडिया की खोज में, चले गए अमेरिका, नहीं उनका कॉम्पास धोखा दे दिया होगा उनको। ठीक है, तो कॉम्पास का खोजा जाना नेविगेशन के लिए सबसे बड़ा एक बून साबित हुआ, वरदान साबित हुआ। ठीक है, जब पुनर्जागरण हुआ तो यूरोप की समाज बहुत तेजी से विकास की, बहुत तेजी से वहां के लोग समृद्ध हुए, बहुत तेजी से लोग वहां पे जो है धनिक हुए। और जैसे जब इंसान के पास पैसा होता है तो आराम की वस्तुएं खोजता है, और आराम की वस्तुएं उस समय अगर कहीं मिलता था, जो दिखावे की वस्तुएं होती हैं, जो मैटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट गुड्स होती हैं, वो तो मिलता था इंडिया से ही। अच्छी क्वालिटी के कपड़े, हीरे मोती जवाहरात, सब कहां से सप्लाई हो रहे हैं, ओरिएंटल गुड्स। वहां पे यूरोपियन मोटा मोटा कपड़ा पहने, जीन्स कहां से आया, आया ना। वहां पे तो मोटा मोटा चट्टी के बोरा की तरह कपड़ा पहनता था सब। ठंडा है ना, ये तो ठंडा प्रदेश है, पता नहीं होगा सब। ये अच्छा है, हम तो कहे सालों भर इंडिया में ठंडा रहे, नहाने में कोई झंझट ही नहीं पाले, पानी का बचाव अलग लेवल का होगा, भू जो ग्राउंड लेवल वाटर होगा ऊपर एकदम खट से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हाँ क्या करते, तो वहां का समाज समृद्ध हुआ, समाज समृद्ध हुआ तो मांगे बढ़ी, और मांगे बढ़ेंगी तो भाई
उसके लिए तो बाजार भी चाहिए और गुड्स भी चाहिए और व्यापारी भी उतने चाहिए भाई। एक व्यापारी तो सब कुछ नहीं कर सकता ना, एक मंडी तो सब कुछ नहीं कर सकता, फिर दूसरा मंडी भी चाहिए। खैर, तो एक तो ये चीज, अब पुनर्जागरण का मतलब समझे कि पुनर्जागरण ने कैसे कमाल किया। ठीक है, पुनर्जागरण का एक और कमाल देख लो। पुनर्जागरण के कारण ही नए राष्ट्रों का उदय हुआ। रोमन एम्पायर जो बचा खचा हुआ रोमन एम्पायर बचा हुआ था, अभी विश्व इतिहास में तो कब पढ़ेंगे कि कैसे रोमन एम्पायर दो हिस्से में टूट गया था। एक पूर्वी रोमन एम्पायर, एक पश्चिमी रोमन एम्पायर हो गया था। तो पश्चिमी रोमन एम्पायर का सेंटर जो था वो रोम था। ठीक है, तो कैसे जो है, और पूर्वी रोमन एम्पायर का जो सेंटर था वो कंस्तुनतुनिया था, कॉन्स्टेंटिनोपल था। तो रोमन एम्पायर कैसे बहुत तेजी से उनका जो है उनमें टूटन हो रहा है, और उसके बाद बहुत तेजी से जो है नए राष्ट्रों का उदय हो रहा है। उसी का परिणाम है पुर्तगाल और स्पेन जैसे राष्ट्र। देखिएगा, यूरोप में जितने भी राष्ट्रों का निर्माण हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है। पुर्तगाली बोलने वाले के लिए पुर्तगाल, स्पेनिश बोलने वाले के लिए स्पेन, फ्रांसीसी बोलने वाले के लिए फ्रांसीसी, बोलने वालों के लिए फ्रांस, है ना। वहां पे भाषा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है, ये यूरोपियन ये रेनेसा का ही कमाल था। ठीक है, जो नए राष्ट्र का जन्म होगा पुर्तगाल का, स्पेन का, इनमें चाह ज्यादा बढ़ेगी कि हम भी मुनाफे में हिस्सा लेंगे। यहां तक तो बाकी बातें हम लोग कल देखेंगे। टाइम आज नेक्स्ट बैच का हो चुका है, फिर हम लोग देखते हैं कल। गुड बाय।